बाग को लेकर आजकल उदयपुर के अंदर सोशल मीडिया पर, समाचार पत्रों के अंदर सभी तरफ एक बात चर्चा का विषय रहा है गुलाब बाग, गुलाब बाग, गुलाब बाग, जिसको लेकर असम के महामहिम राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने भी वहाँ दौरा किया, महापौर जी ने किया, कई सारे पार्षदों ने दौरा किया। उसके बाद जब पारस सिंह भी इसको पर्सनली देखते थे, करीबन 2 महीने से वहाँ जा नहीं पाए थे, तो कुछ शायद अव्यवस्था हो गई थी। तो आपने इसको किस तरह संभाला, कैसे देखा? फिर आपको जब महामहिम ने कुछ बताया कि भाई ये क्या है? नहीं कान जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उदयपुर की जनता को कहना चाहता हूँ, गुलाबाग हमारा ऑक्सीजन हब है, गुलाबाग हमारा प्राण है। और हमारे शहर वासियों की गुलाबाग अगर मान लो नहीं जाते हैं तो ऐसा लगता है कि आज का दिन कैसे निकलेगा। ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। ये बात सत्य है। गुलाबाग नगर निगम के खाते के अंदर आता है। खाते का तात्पर्य है कि गुलाबाग कई वर्षों से नगर निगम उसका देख रेख करती है, मेंटेनेंस करती है। लेकिन इतना बड़ा क्षेत्रफल में गुलाबाग फैला हुआ है, थोड़ी सी अगर नेग्लिजेंसी करेंगे या थोड़ी सी लापरवाही भी करते हैं तो उदयपुर में ऐसे 1000 सवेरे और 1000 शाम को लोग हैं जो नियमित रूप से गुलाबाग घूमते हैं। उनको ये पता होता है कि आज पिछले 5-15 दिन से महीने भर में कुछ न कुछ गुलाबाग में कमी आई है। अब थोड़े दिन पूर्व पतझड़ था, पतझड़ की वजह से कुछ पत्ते गिरते ही हैं हर साल, लेकिन वह पतझड़ होने के बाद वो पत्ते समय से उठने चाहिए थे, उसमें कुछ कमी आई और उसकी वजह से सोशल मीडिया में भी आया, समाचार पत्रों में भी आया। और जैसा खन जी आपने कहा, ये बात सत्य है बिल्कुल कि गुलाबाग में अगर कोई भी कमी आएगी तो उदयपुर की जनता में नाराज़गी आएगी। लेकिन हाँ, पुनः हमारा फ़र्ज बनता है, आदरणीय कटारिया साहब हो या चाहे हमारे महापौर जी हो, कोई भी व्यक्ति अगर गुलाबाग में घूमता है और उनके संज्ञान में आता है तो हमारा नैतिक दायित्व तो बनता है कि इसको हम अच्छा करें। और उदयपुर की जनता ने हमारे को दायित्व दिया है, मुझे व्यक्तिगत रूप से उपमहापौर बनाने का दायित्व दिया है, तो मेरा भी नैतिक दायित्व बनता है कि हमारा गुलाबाग श्रेष्ठ और अच्छा बने, सुंदर बने। और उसके नाते काम करने का प्रयास किया और वापस अब गुलाबाग अपनी पटरी पर है। कुछ कमियां कभी कभी पुनः आ जाती है तो हम प्रयास करते हैं कि हमारा गुलाबाग अच्छा रहे। कई लोग आप पर आरोप लगाते हैं कि पारस जी ने अंदर ईंट, तफरीट और लोहे का जंखार खड़ा कर दिया। एक ऑक्सीजन हब के अंदर इतना जो बढ़िया माहौल आपको दिया था कि साहब जो लोहा, कंक्रीट, उसके बाद लोहे के जो आपने जो बेल लगाने के लिए दिया था गुलाब वाटिका के अंदर, ये सारी चीज़ों को लेकर कई लोगों में नाराजगी सी महसूस। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी भावना गुलाबाग के प्रति पवित्र थी और ये थी कि जो लोहे के जो लगाए थे वो बिल्कुल हल्के थे, कोई भारी वजन में नहीं लगाए। उसके ऊपर फूल की और बेलड़ियाँ अगर चढ़ जाती तो मेरा ऐसा सोचना था कि एक दूसरे की दूरी में अगर वो बेल चढ़ जाती तो वहाँ पर नीचे छाव रहती, तो हमारा टूरिस्ट जो गुलाबाग के अंदर आता है उसको उस स्थान पर गुलाब वाटिका में जो हमारे सिंघल साहब की तरफ से मेंटेन किया जा रहा है वहाँ पर घूमने में सुविधा रहती। एक आगे का जो पार्ट है गांधी जी की मूर्ति के पीछे वाला पार्ट, वहाँ पर भी हमने लोहे की जो एक रेलिंग टाइप जो ऊपर लगा है, उसके पीछे हेतु यही था कि अच्छी तरह से उस पर बेल चढ़े और बेल के बाद खूबसूरत अच्छी हवा आए उन फूलों से। ये हमारा उद्देश्य था। कोई करोड़ों रुपए और लाखों रुपए उसमें खर्च नहीं हुए, मेरे ख्याल से 7-8 लाख रुपए का काम हुआ था। अब इसको भी अगर कोई माने कि लोहे का अगर घड़गंज खड़ा कर दिया है, ये उसकी इच्छा है। हमारी तो भावना यही रहती है कि गुलाबाग अच्छे से अच्छा रहे। अब कहने वाला कुछ भी कह सकता है, उसका तो मैं क्या जिस तरह से गुलाबाग का ठेका दिया गया, वो सभी ने उंगलियां उठाई है कि नगर निगम के ऊपर साहब ये गलत ठेका दिया गया, इतने करोड़ में दिया गया, इतने करोड़ में दिया गया, तो ये क्या? देखो कान जी, 1,58,00,000 रुपए की लागत से हमने 2 वर्ष का ठेका किया। 1 वर्ष का नहीं किया, 2 वर्ष का ठेका किया। पहले जो गुलाबाग के अंदर करीबन 17 सफाई कर्मचारी काम करते थे, करीबन 44 उद्यान के अंदर कर्मचारी काम करते थे और 6 सिक्योरिटी गार्ड हमारे होम गार्ड के लोग काम करते थे। इसकी राशि आती थी करीबन 10,10,000 रुपये पर मंथ। तो 10,10,000 रुपये के हिसाब से साल भर का कैलकुलेशन करो तो करीबन 12.5 लाख रुपए होते थे। हमने एक प्रयास किया और उसके बाद भी चंदन के पैर कटते थे
उसके बाद भी आवारागर्दी गुंडागर्दी होती थी। तो हमारे मन में हमारे उद्यान समिति और हमने मिलकर महापौर जी के साथ चर्चा की कि सिक्योरिटी, सफाई और उद्यान को मेंटेन करने के लिए उसका ठेका कर दिया जाए। तो हमने सबका इसका कैलकुलेशन निकाल कर हमने 1,58,00,000 रुपए का ठेका किया। ऑनलाइन ठेका था। ऑनलाइन ठेके के अंदर ठेकेदार आया और उसने 50 लाख रुपए साल, मतलब 1,06,000 रुपए का 2 साल का ठेका भरा। हमको देना ही था, हमने उस ठेकेदार को दिया। अब कॉन्ट्रैक्टर की वजह से कुछ कमियां आई है, तो मैंने उद्यान समिति के अध्यक्ष जी से भी चर्चा की। अभी प्रशासनिक समिति के अंदर भी गुलाबाग पर करीबन 2 घंटे चर्चा हुई। यह गुलाबाग कोई स्वर्ग से उतरा हुआ गुलाबाग नहीं था पिछले 10, 15, 20 सालों के अंदर भी। मैं ये शब्द इसलिए बोल रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं ना हमारे समय में, तो महाराणा के समय से तो कोई जननेता अभी का है नहीं है। ये बार बार इस तरह के आरोप लगाना ये मेरे ख्याल से पूर्णतः मिथ्या है। ये बात सत्य है कि कमल तलई के विषय के अंदर कुछ हमारे लोगों का विरोध था और कमल तलई में हमारी ट्रेन बच्चों की आ चुकी है, वह शीघ्र चालू होने वाली है। और कमल तलई के ठेके के अंदर ही वहाँ पर कमल तलई के अंदर बच्चों के मनोरंजन के लिए नाव चलेगी। अगर नाव चलेगी तो नीचे का कच्चा नहीं रह सकता था, इसलिए हमने वहाँ पर टाइल लगाने का प्रयास किया। सब लोगों ने मिलकर किया। अब कुछ लोगों का ये मानना है कि जो पेड़ पौधों को पानी मिलना चाहिए था उसमें कुछ कमी आई है। अब मैं टेक्निकल आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन हमारे महाराणाओं ने उस समय बनाया होगा कमल तलई को, तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा। हो सकता है हमारे से गलती हो गई हो, मैं ये नहीं कहता कि मैं पूर्णतः सत्य हूँ। फिर भी हमारी जो भावना थी वो कोई गलत नहीं थी। बर्ड पार्क के भी हमारे पैसे केंद्र सरकार से पास हो गए हैं। बच्चों की ट्रेन भी बहुत ज़्यादा शीघ्र चल जाएगी। और अब मुझे ऐसी उम्मीद है कि गुलाबाग के अंदर जो रेलम पहल जो पहले हुआ करती थी टूरिस्ट के नाते, वह पुनः हमारा टूरिस्ट वहाँ पर आने लगेगा। बर्ड पार्क और बच्चों की ट्रेन ये दोनों चल जाएगी तो उदयपुर की जनता को भी सुकून महसूस होगा और अच्छा मनोरंजन का साधन गुलाबाग हो सकेगा। ऑक्सीजन हब तो है ही है गुलाबाग, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ कमियां अभी भी वर्तमान में है। नगर निगम के पास गुलाबाग है, कठोर सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूँ। समय परिस्थितियाँ अनुकूल होगी तो वो कदम भी निश्चित रूप से उठाए जाएंगे। प्रशासनिक समिति के अंदर आपने शुल्क लगाने का रखा, सारे समिति अध्यक्षों ने इसका विरोध किया। नहीं, ऐसा नहीं है। 1-2 जनों ने विरोध किया। हमारे कटारिया साहब के भी मन में ये बात थी कि इतना बड़ा गुलाबाग है और उस पर शुल्क लगाने की भावना मात्र ये है कि वहाँ पर कोई आवारागर्दी नहीं हो। उसके पीछे सवेरे समय फ्री रखा जाए, सायंकाल का समय फ्री रखा जाए और जो परमानेंट स्थायी रूप से जो आने वाले लोग हैं उनका रीजनेबल कोई सीनियर सिटीजन के नाते पास बना दिया जाए और शुल्क की जो राशि है वह भी बहुत कम रखी जाए। कोई उद्देश्य ये नहीं कि गुलाबाग से हमारे को कोई बहुत ज़्यादा रेवेन्यू हो जाए। ध्येय ये था। हमारे एक आधे समिति अध्यक्ष ने कहा इसका मैं विरोध करता हूँ, इसमें कोई बात नहीं है, विरोध करना लोकतंत्र के अंदर उनका अधिकार है। लेकिन कुल मिलाकर सबकी भावना यही थी कि अगर उस पर शुल्क लगता है वो राशि भले 5 रुपये क्यों नहीं हो। अब 5 रुपये की क्या वैल्यू है? टूरिस्ट आराम से 5 रुपये और 10 रुपये दे सकता है। आपने देखा होगा कि दीनदयाल पार्क जो यूआईटी के पास था उन्होंने शुल्क लगा रखा था और जब शुल्क लगा रखा था तो व्यवस्थित रूप से मेंटेन था। शुल्क हटा दिया तो आज उसकी क्या स्थिति बनी? सारे फाउंटेन लोग चोर के ले गए, सिक्योरिटी गार्ड की कमी हो गई। अब वह दीनदयाल पार्क हमारे पास आ गया। अभी एमएलए लेट से आदरणीय कटारिया जी ने उस पर 50 लाख रुपए फाउंटेन चालू करने के लिए दिए। करीबन 75 लाख रुपए का खर्चा है। हम पुनः सोच रहे हैं कि उसी तरह का दीनदयाल पार्क बन जाए जो पहले था और पुनः उस पर भी शुल्क लगाना ही पड़ेगा। आज माणिक्यलाल वर्मा पार्क है, शुल्क नहीं है। आप जाकर स्थिति देखो, दिन को आवारागर्दी होती है, कौन देखने वाला नहीं है। तो हमारा उद्देश्य गुलाबाग पर शुल्क लगाने के पीछे यही था कि राशि बहुत कम हो लेकिन व्यवस्थित रूप से
उस पर आवारागर्दी गुंडागर्दी नहीं हो। फाउंटेन है, जैसे हमने बहुत अच्छे फाउंटेन अंदर लगा रखे हैं। अब बच्चे खेलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बच्चे खेलते हैं और कुछ बड़े लोग क्रिकेट खेलने लग जाते हैं, हम उनको कहते हैं भाई ये घास पर क्रिकेट खेलोगे, तो घास बड़ी मुश्किल से हम अच्छी करते हैं, तो लोगों को नाराज़गी होती है। कुछ फलदार पौधे लगे हुए हैं, आम है, चीकू है, कीकर है, ऐसे फलदार वृक्ष है वहाँ पर, और उसका ठेका होता था महाराणा की टाइम पे, राजा महाराजाओं की टाइम पे। हमने उसका ठेका समाप्त इसलिए किया कि हमारे जो पक्षी है उन फलदार वृक्षों के साथ में वो फल खाएं, दे ये था। लेकिन आजकल बड़े बड़े पक्षी ऐसे हो गए हैं जो पत्थर मारकर उन फलों को ले जाने का काम करते हैं, उनको रोकते हैं तो दादागिरी गुंडागिरी करते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने एक प्रयास करने की कोशिश की है। बच्चों की ट्रेन चल जाएगी और बर्ड पार्क व्यवस्थित रूप से चालू हो जाएगा 2-3 महीने के अंदर, 1-1.5 महीने में। तो निश्चित रूप से मेरा व्यक्तिगत सोचना है, नाराज़गी कुछ लोगों की हो सकती है, लेकिन अच्छा काम करने के लिए थोड़ा सख्त तो अपने को होना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। सीनियर सिटीजन निःशुल्क, पर्यटक जो आए 10 बजे से 5 बजे तक उसके लिए शुल्क, और जो हमारे दोनों टाइम घूमने वाले लोग हैं सवेरे 6 बजे से 9 बजे तक, बस आराम से फ्री ऑफ चार्ज में घूमें, कोई गलत भावना नहीं है। फिर भी विरोध करने वाला तो करेगा, उसका तो हम क्या कर सकते हैं। आज जिस तरह से पार्षद लोकेश गौड़ ने वहाँ धरना दिया है, उसके साथ 8 पार्षद हैं, उस तरह क्या गड़बड़ ज़्यादा चल रहा है कि प्राइवेट कंपनी इस तरीके से। लोकेश जी गौड़ ने यूडीटैक्स के विषय में प्रशासनिक समिति में विषय को उठाया और मैंने भी उस विषय को आगे बढ़ाया। मैंने कहा लोकेश जी कहाँ ना कहाँ गलती हुई है, लेकिन जब मैंने पूरे इस तथ्य को पता लगाया तो उसमें सार ये निकला कि जो बिल्डिंग यूडीटैक्स के हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके लोगों ने देखी, वहाँ पर करीबन 2.25 लाख रुपए की राशि बनती थी यूडीटैक्स की, लेकिन उस व्यक्ति ने लोकेश जी का नाम लिया कि यह बिल्डिंग तो लोकेश जी की गौड़ की है, इसके मालिक लोकेश जी गौड़ हैं। बात ये थी, तो लोकेश जी गौड़ मालिक है तो उस कॉन्ट्रैक्टर ने, जो हमारा यूडीटैक्स का ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, उस एजेंसी ने लोकेश जी गौड़ के नाम से उनके घर पर बिल भेज दिया। और कहना सही था कि मेरा तो मकान ही 1000 स्क्वायर फीट का है, तो ये 2.5 लाख रुपए का यूडीटैक्स मेरे कैसे लगा। उनकी भावना उनकी जगह सही थी, लेकिन पुनः आज करेक्शन कर कर जो बिल्डिंग पर टैक्स लगना था उसमें करेक्शन कर कर उसके चस्पा लगा दिया गया है, और जो लोकेश जी का पत्र दिया था फॉर्म, उसको निरस्त कर दिया है। आमरण के पीछे तो मैं क्या कह सकता हूँ, राजनीतिक पार्टी है, अब राजनीतिक कार्यकर्ता चुनाव के पहले अपने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, उनका अधिकार है। और मैंने तो जाकर कहा भी था सबको, मैंने कहा आप सम्मानित पार्षद हो, आपने प्रशासनिक समिति में विषय को उठाया, हमने उनका समर्थन किया, महापौर जी ने समर्थन किया, उसके बाद भी इस विषय को आप बढ़ा रहे हो कि आपकी इच्छा। लोकेश जी हमारे अच्छे पार्षदों में से एक है, 3री बार पार्षद है, 2 बार वो खुद रहे, 1 बार उनकी पत्नी रही, हमारे सबके अच्छे संबंध है। और महापौर जी का बड़ा मन है, आज कांग्रेस ने विपक्ष का नेता नहीं बनाया, उसके बावजूद भी हम जो पार्षद का विपक्ष का नेता का चुनाव लड़ा, अरुण जी टांक, उनको हम बुलाते हैं। 3 बार का वरिष्ठ पार्षद लोकेश जी गौड़ है तो उसको हम प्रशासनिक समिति में बुलाते हैं, और एक हमारी महिला पार्षद होने के नाते हितांशी जी को बुलाते हैं। इतना बड़ा मन अगर पक्ष रखे और उसके बाद विपक्ष कोई कार्रवाई करे तो ये उसकी इच्छा है। मैंने जाकर समझाया, मेरे को चलो कमिश्नर साहब से बात करते हैं, कमिश्नर साहब से बात कर कर अपन महापौर जी के पास चलते हैं। हम एक उप महापौर जाकर उनको कहे निवेदन ही कर सकता है, उन्होंने कहा नहीं उठेंगे, उनकी इच्छा। फिर अंत में भी उठे, अगर हमारे आग्रह से हमारे निवेदन से उठ के आते तो हमें भी खुशी होती कि चलो यार विपक्षी पार्षद है तो क्या हो गया, हमारे भाई तो हैं। लेकिन अब राजनीति है, क्या कर सकते हैं। ये थे हमारे साथ उप महापौर पारवी सिंह जी, जिन्हें गुलाबाग को लेकर सारी जो लोगों में अलग तरह की चिंताएं थी, अलग तरह की धारणाएं बनने लगी थी, उन धारणाओं को बिल्कुल क्लियर कर दिया, एक एक चीज़ का स्पष्टता से जवाब दिया, बेबाकी से जवाब दिया। आगे भी इस तरह का अगर कोई काम होगा या कुछ भी होगा तो हम उप महापौर से वापस मिलेंगे, इनसे हर चीज़ का सवाल करेंगे। यही हमारा हर समय ध्येय रहेगा कि पारवी भाई साहब हर समय इन बातों को बिल्कुल जनता के पक्ष में लें और जनता की भावनाओं का आदर करें।
द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहें।